हाँ, हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं फ्रेंच मीडिया की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल फाइटर में पाकिस्तानी मिसाइल के हिट किए जाने की बात को माना गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल फ्रेंच मीडिया आउटलेट की तरफ से क्लेम किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, इसमें भारत को सक्सेस काफ़ी ज़्यादा मिली, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर भारत का एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी मिसाइल से यहाँ पर हिट हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हिट होने के बावजूद भी ये सिंगल सीटर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट सेफली बेस पर आकर लैंड भी कर चुका था। जी हाँ, उन्होंने ये क्लेम किया कि राफेल जो है पाकिस्तानी एयर टू एयर मिसाइल द्वारा टारगेट किया गया था और स्ट्रक होने के बावजूद भी फ्रेंच बिल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट सेफली अपने जो बेस में रिटर्न होने में सक्सेसफुल था और इसमें जो पायलट की लाइफ है वो भी बची थी और एयरक्राफ्ट ने अपनी हाई सर्वाइबिलिटी और अपनी जो रिलायबिलिटी है उसका एक प्रमाण भी दिया था। और यही लिए इस समय इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई हैं। आपको याद दिला दें कि भारत इस समय 36 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं इनको ऑपरेट करता है, जो कि हमने फ्रांस के साथ खरीदे हुए हैं। और अब ऑलरेडी एडिशनल 90 जो राफेल फाइटर्स हैं इनको खरीदने के लिए जो एक पूरा का पूरा प्रपोजल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने आ चुका है, जहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को भारतीय वायुसेना समर्थन देती नजर आई है। और इस प्रकार के जो न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर राफेल की बेहतरीन सर्वाइबिलिटी का हमें एक प्रमाण मिला है। हालांकि आपको बता दें कि राफेल फाइटर्स ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है, पाकिस्तान आने वाले समय में नहीं भूलेगा। भले ही डिलूनू नेशन को इस समय फर्जी थ्योरीज दिखा दी गई हों, लेकिन जो पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर रहकर आप ये बात नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान के बाहर हैं वो लगातार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वहाँ की एयरफोर्स को क्रिटिसाइज करते नजर आए हैं। तो अब यही कारण है कि राफेल ने अपनी जो सर्वाइबिलिटी है वो प्रदर्शित करी है और भारत का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री को लेकर आई रिपोर्ट से। भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुई है और इस दौरान कुछ ऐसा कहा गया है जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। आपने ये देखा होगा कि जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है अमेरिका के साथ, तो चीन भारत के समर्थन में आता दिखा है और भारत और चीन के बीच में अलग अलग लेवल्स पे जो बातचीत है वो भी शुरू हुई है। लेकिन इसी बीच चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने अपने इंडियन काउंटरपार्ट यानी सुब्रमण्यम जयशंकर सर से बात करते हुए ये कहा कि दोनों देश इस समय एशिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब यहाँ पर यही चाहिए कि दोनों देश एक दूसरे को पार्टनर की नज़र से देखें, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ की नज़र से देखें, ना कि एक दूसरे को एडवर्सरी या थ्रेट की नज़र से देखें। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो अलग अलग डायलॉग्स हैं अलग अलग लेवल्स में इनकी शुरुआत करनी चाहिए और हमें ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पीस है वो मेंटेन रहे, शांति बनी रहे और जो पॉजिटिव ट्रेंड अब बना है इसको हम फॉलो करें। हालांकि आपको बता दें कि चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से जब ये बयान दिया गया तो उसके बाद से इसमें जो मिक्स्ड रिएक्शंस है वो हमें देखने को मिले। कुछ लोगों ने कहा कि आयरनी ये है कि एक तरफ चाइना भारत के साथ जो शांति वार्ता है वो करने के लिए इच्छुक है और वो चाहता है कि अलग अलग लेवल पर बात हो, लेकिन बाद में यही चाइना पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट एडवांस वेपनरी दे रहा है। हम लोग ये कैसे भूल जाएं कि पाकिस्तान में इस समय 60% से ज़्यादा जो हथियार है वो चाइनीज ओरिजिन के हैं, फिर चाहे वो चेंगडू JF-17 हो, चाहे वो J-10 हो या संभावित FC-35 या J-35 जो चाइना से पाकिस्तान को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड के तौर पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत और चीन के बीच में यहाँ पर जो बातचीत है वो शुरू हुई है और इसका जो प्रभाव है ये देखने को मिलेगा। खैर, आप इस मीटिंग को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चाइना सच में अब शांति स्थापित करना चाहता है या ये भी चाइना की कोई चाल है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आ रही है। एक तरफ जहां इंजन वॉर शुरू हो चुका है और अमेरिका के ऐसे इंडिकेशन सामने आ रहे हैं कि अब इंटेंशनली अमेरिका भारत के साथ जो इंजन डील है वो रोक सकता है, तो इसी बीच GTRE से एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है। अब इसको एक झटके के तौर पर देखा जाए या इसको एक गुड न्यूज़ के तौर पर देखा जाए, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। डजन मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट में बताया गया कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज ने उन्हें बताया कि जो 49 किलोटन का कावेरी डेरिवेट इंजन है ये बेसिकली पहले माना गया था कि LSP तेजस एयरफ्रेम के जो ओल्डर वेरिएंट है या यूँ कह लें जो ओल्डर तेजस वेरिएंट है इनसे टेस्ट किया जाना था, लेकिन अब ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन्हें डायरेक्टली घातक यूकैप से ही टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ,
कावेरी डेरिवेट प्रोग्राम अपने सर्टिफिकेशन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां पर कभी भी इसको सर्टिफिकेशन मिल सकता है और माना जा रहा है कि रशिया में अगले हफ्ते जो है या अगले मंथ सॉरी जो लास्ट फेज है ट्रायल के वो पूरे कर लिए जाएंगे। इन टेस्ट का सीधा मतलब ये है कि इनकी जो कंडीशंस हैं और इनके जो इवैल्यूएशन है पूरे वो होने के बाद जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसकी शुरुआत होगी। सोर्सेज ने यही कहा था कि घातक यूकैप प्रोग्राम इस समय खुद फाइनल डेवलपमेंट क्लियरेंस का वेट कर रहा है और एसोसिएटेड फंडिंग का वेट कर रहा है। एक बार जैसे अप्रूव हो जाता है तो 4 से 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा और जो अर्लियर यूनिट्स हैं इन्हें ही कावेरी डेरिवेट इंजन के साथ इक्विप करके टेस्टिंग का काम शुरू किया जाएगा। गैस रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की टीम इस समय कावेरी डेरिवेट इंजन पर दिन रात काम कर रही है इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं वो मीट कर लिए गए हैं और जो एयरबॉर्न ट्रायल्स हैं वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे। अगर ये डेवलपमेंटल ट्रायल घातक प्लेटफॉर्म के साथ पूरे हो जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसके बाद कावेरी डेरिवेट इंजन को आफ्टर बर्नर के साथ इंटीग्रेट करके तब जाकर ओल्डर एलएसपी तेजस से टेस्ट किया जाएगा। यानी तेजस प्रोग्राम से ये बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो आफ्टर बर्नर वाले वेरिएंट हैं सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग तेजस से होने वाली है, अन्यथा जो नॉर्मल वेरिएंट है उनकी टेस्टिंग जो है वो घातक यूकैप से ही होगी। और यहाँ पर अगर सब कुछ सही हो जाता है तो फिर कावेरी 2.0 का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह खुद भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे लिए जो इंडिजिनस जेट इंजन है ये सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? क्या ये सही डिसीजन है? क्या ये गलत डिसीजन है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। खैर, कावेरी इंजन की बात करें तो ये इकलौता ऐसा इंजन है अब जो हमारी बहुत सारी समस्याओं का इकलौता समाधान है। अगर जीटीआरई इसको पूरा कर लेती है, अगर सरकार इसमें जो पूरा सपोर्ट है वो कर देती है तो हमें जनरल इलेक्ट्रिक का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। और ये बात अब हम नहीं बल्कि खुद भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो कहते नजर आए हैं। अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका को भारत की कमजोर नस पता है, अमेरिका को पता है कि भारत से बात कैसे बनवानी है और इसीलिए ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए नीचता की सारी हदों को पार करके जो इंजन डील है उसको भी हॉल्ट कर सकता है। खासकर यहाँ पर बात हो रही है F414 की। और इसलिए सरकार को अब चाहिए कि जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है, अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें हमें तत्काल काम शुरू करना चाहिए और उसमें से कावेरी 2.0 सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात आपको याद होनी चाहिए कि कावेरी 2.0 का भविष्य जो है वो कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन टेस्ट करेगा या कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करेगा। एक बार जैसे सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ये मान के चलिए कि भारत ने एक बहुत बड़ा अड़ंगा जो है वो पार कर लिया है। उसके बाद कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी और सरकार अगर सही समय पर फंडिंग देती है, सारा सपोर्ट देती है, तो जीटीआरई का तो यहाँ तक कहना है कि 7 से 8 वर्षों में हम प्रोडक्शन रेडी इंजन जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।